दोस्तों, एक 50 साल का युवक जो कि कबाड़ का काम करता था, अपने गोदाम पर बैठा हुआ था। मैला-कुचैला कपड़ा पहने हुए, ढेर सारे कबाड़ के बीच में वह बैठा हुआ था। तभी उसके पास 2 लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं, "सर, मैं नेटवर्किंग मार्केट से हूँ और हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स का काम करते हैं और आप देख लीजिए, मैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट सेल करती हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता होता है कि किसको क्या चाहिए और उसकी ज़रूरत क्या है। दोस्तों, जो वो व्यक्ति होता है, उन लड़कियों के साथ में बैठ जाता है और वो लड़कियाँ फिर एक लैपटॉप निकालती हैं। लैपटॉप में उसको प्रोडक्ट दिखाने लगती हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाती हैं, प्रोडक्ट की फ़ोटोएँ दिखाती हैं और जब वो सब चीज़ें वो देखता है, देख कर के उसका जो रोआँ-रोएँ खड़ा हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी भर जाती है, रोमांचित हो जाता है वो। और उसके बाद जो दोस्तों होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोमांचित कहानी है, रोमांचक भरी कहानी है। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये 2023 की कहानी है। अ, कानपुर जिले में एक चुन्नी लाल नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनकी उम्र लगभग 50 साल होती है और वो कबाड़ का काम करते हैं। कबाड़ जो है, उनका जो काम था, लगभग लाखों का टर्नओवर होता है, करोड़ों का टर्नओवर होता और बहुत ही पैसे वाले आदमी होते हैं। लेकिन सिर्फ़ वो अपने धंधे से सीमित रह जाते हैं, अपने पूरी लाइफ़ में। उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता जाता। सिर्फ़ ले दे कर के उनका धंधा ही सब कुछ था उनके लिए। उसके आगे उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं थी। जो हालाँकि जो चुन्नीलाल थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके 4 बेटे, उनकी 1 बेटी, जिसकी बस शादी होने वाली थी। इतने सारे परिवार थे, लेकिन परिवार में से कोई भी उनका साथ देने के लिए नहीं आता था। यानी कबाड़ का जो काम था, उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था, इसलिए उनके गोदाम पर कोई आता-जाता नहीं था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनके गोदाम पर कभी नहीं आती थी। चाहे चुन्नीलाल महीनों भर उस गोदाम पर रह जाएँ, लेकिन उनकी पत्नी उनका हाल-खबर, शुद्ध खबर लेने के लिए कभी नहीं आती थी। दोस्तों, उनका जो घर था, वो लगभग गोदाम से 8-10 किलोमीटर दूर था। कभी हालाँकि वो आना-जाना तो उनका घर से ही था, लेकिन कभी-कभी महीनों, 10 दिन, 15 दिन ऐसे वो गोदाम पे रुक जाया करते थे और वहीं पे रह जाया करते थे। दरअसल दोस्तों, एक दिन साप्ताहिक छुट्टी था और वो अपने गोदाम पर कबाड़ के बीच में बैठे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि 2 लड़कियाँ उनके गोदाम की तरफ आ रही हैं और आस-पास तो कुछ था नहीं, सिर्फ़ उनका गोदाम ही था। तो सोचते हैं कि आज तक इस गोदाम पर कोई औरत, कोई लड़की तो आई नहीं। फिर ये 2 लड़कियाँ, वो भी एकदम सूट-बूट में पढ़ी-लिखी हैं, लग रही हैं, हाथ में लैपटॉप, ये यहाँ पर क्या करने आ रही हैं? ये सोचते-सोचते तभी वो जो लड़कियाँ होती हैं, वो चुन्नीलाल के पास आ जाती हैं। चुन्नीलाल से नमस्ते करती हैं और कहती हैं, "सर, अगर आप बुरा ना माने, तो क्या मैं आपका 5 मिनट वक़्त ले सकती हूँ क्या?" जिस लहजे में वो बात कर रही थी, चुन्नीलाल जो होते हैं, वो उन लड़कियों को मना नहीं कर पाते। दरअसल उन लड़कियों की जो उम्र थी, वो लगभग 22 से 23 साल की उम्र थी और दिखने में बेहद खूबसूरत, बेहद ही मनमोहित करने वाली वो लड़कियाँ थीं। चुन्नीलाल जो थे, वो मना नहीं कर पाते, कहते हैं, "ठीक है, बताओ क्या बात है?" कहते हैं, "सर, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं और हम लोगों को पता होता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उनकी ज़िंदगी में ज़रूरत क्या है। जिसकी ज़रूरत होती है, शायद उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता है, तो हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं और अगर आप देखना चाहें, तो हम आपको दिखा सकते हैं।"
चुन्नीलाल जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है दिखाइए। जो दोनों लड़कियां होती हैं वो अपना लैपटॉप खोलती हैं और खोलने के बाद एक एक करके प्रोडक्ट की फोटोएं दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। कई सारे प्रोडक्ट दिखाती हैं, दिखाते दिखाते उनमें से फिर धीरे धीरे एक एक लड़कियों का फोटो आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अधनंगे कपड़ों में होती हैं, बहुत सारे टू पीस में होती हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत वो लड़कियां होती हैं। ये देख करके जो चुन्नी लाल होते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके माथे पर पसीना आ जाता है। वो लड़कियां कहती हैं सर, आप इनमें से जितने भी प्रोडक्ट हमने आपको दिखा रहे हैं या जितने आपने देखा है, उनमें से आपको जो भी चाहिए वो आपको मुहैया करवाया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। चुन्नी लाल जो होते हैं वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं इनमें से जो आपने लड़कियों का फोटो दिखाया क्या वो भी मिल सकता है? तो कहती है जी हाँ सर, वो भी आपको मिल सकता है। आप जिसको भी जिसके ऊपर आप हाथ रखेंगे, उँगली रखेंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चुन्नीलाल जो होते हैं उनमें से एक फोटे के ऊपर उँगली रखते हैं, कहते हैं ये क्या मिल सकती है? तो जो लड़कियाँ होती हैं उनका नाम रेशमा और सालू होता है। वो कहती हैं जी हाँ सर बिल्कुल, आपको कब चाहिए? आप आपको मिल जाएगी। तो चुन्नीलाल होते हैं, कहते हैं अगर हो सके तो आज ही शाम को ये हमें प्रोवाइड करवाइए। अब उसके बाद जो चुन्नीलाल होते हैं वो दाम पूछते हैं, कहते हैं इनका पैसा कितना लगेगा, पेमेंट कितना करना पड़ेगा? तो जो लड़कियाँ होती हैं कहती सर आप पेमेंट की बात तो मत करिए, क्योंकि हम लोग पहले प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं और जब कस्टमर को पसंद आता है तब हम लोग पैसे की बातचीत करते हैं। और अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम लोग कभी-कभी पैसे भी नहीं लेते हैं। अब जो चुन्नीलाल थे वो एकदम ये बातें सुन कर के और एक्साइटेड हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है आप भेजिए। ये दोनों लड़कियां जो हैं वो वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शाम को उनमें से एक लड़की और उसके साथ में वो लड़की होती है जिसके ऊपर चुन्नीलाल ने उंगली रखी थी, वो आती है। आने के बाद जो चुन्नीलाल होते हैं वो अपने गोदाम में एक अपना शयन कक्ष बना रखा था, आराम करने की जगह, सोने की जगह। उसमें चुन्नीलाल उस लड़की को लेकर जाते हैं और लगभग 2 से 3 घंटे उसके साथ में बहुत मौज-मस्ती करते हैं और वो सारी चीज़ें, क्रियाएँ करते हैं जो एक पति-पत्नी के बीच में होती हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। 2-3 घंटे बिताने के बाद जो चुन्नीलाल होते हैं, उनको लगता है कि शायद इस कबाड़ खाने से बाहर भी कोई दुनिया है जो कि बहुत ही हसीन और बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही सुंदर दुनिया है। शायद उन्होंने लाइफ में अपनी पहली बार कोई ऐसी दुनिया देखी थी, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों, टाइम पूरा होने के बाद अपना वो पेमेंट लेती हैं लड़कियाँ और उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। जाने के बाद जो चुन्नीलाल होते हैं, वो उन्हीं ख़्यालों में खोए रहते हैं। लगभग 3 से 4 दिन का वक़्त बीत जाता है। अचानक उन लड़कियों का फ़ोन आता है। फ़ोन आते ही कहती हैं, "सर कैसे हैं आप?" चुन्नीलाल कहते हैं, "मैं तो ठीक हूँ। आप लोग तो एकदम गायब हो गईं और मैं तो आप लोग के बारे में ही उसी दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ना कभी फ़ोन किया, ना मिलने आई।" तो लड़कियाँ कहती हैं, "सर इसीलिए तो मैंने कॉल किया है, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी?" कहते हैं, "क्या जो फ़ोटो हमने देखा था उसमें से कोई और मिल सकती है क्या?" वो लड़कियाँ कहती हैं, "जी बिल्कुल।" फिर वो दोनों लड़कियाँ लैपटॉप लेकर आती हैं, लेकर आने के बाद उनमें से किसी एक लड़की पर चुन्नीलाल अपना उँगली फिर रखते हैं। फिर वो लड़की शाम को प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब वो लड़की पूरी रात के लिए आती है। उसके बाद ये सिलसिला जो है, ये चलने लगता है चुन्नीलाल का। चुन्नीलाल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कबाड़ का काम था उनका और लाखों का डेली पर डे का उनका लाखों का टर्नओवर था। तो आप सोच सकते हैं उनका जो पैसे का सोर्स था वो कितना था और कितना पैसा रहा होगा उनके पास। अब दोस्तों होते करते साल 2024 आ जाता है। जो उनकी बड़ी लड़की थी, उसका जो शादी करने का वक़्त होता है, जो
समय और टाइम होता है, वो नज़दीक आ जाता है। अब जो चुन्नीलाल थे, वो पैसों से एकदम कंगाल हो चुके थे। वो अपनी बेटी की शादी के लिए इधर-उधर यार दोस्तों से, नाते रिश्तेदारों से पैसा माँगना स्टार्ट कर देते हैं। अब जितने यार दोस्त थे, नातेदार, रिश्तेदार थे, वो सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो चुन्नीलाल लोगों को पैसा दिया करता था, आज वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे माँग रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो बेटी का शादी कर रहे थे, वो अपने हैसियत के हिसाब से कर रहे थे। लगभग बेटी की शादी में 70 से 80 लाख रुपए खर्च होना था, क्योंकि उस समय चुन्नीलाल का वो हैसियत था, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी का शादी तय भी किया था। लेकिन अब 1 साल के बाद में चुन्नीलाल का वो वक़्त नहीं रह गया था, क्योंकि अपना पैसा वो सारा लुटा चुके थे। अब दोस्तों ये बात चुन्नीलाल के घर में पहुँच जाती है कि चुन्नीलाल तो इधर-उधर पैसे माँग रहे हैं। एक दिन उनकी पत्नी हैं, जो होती हैं, वो चुन्नीलाल के पास आती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ आप इधर-उधर पैसे माँग रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें पैसे माँगने की ज़रूरत पड़ गई? तो चुन्नीलाल कहते हैं कुछ नहीं हुआ, थोड़ा व्यापार में घाटा लग गया है, सामान जो था वो महँगे में खरीदा था, वो सस्ते में बेचना पड़ा। हालाँकि जो चुन्नीलाल की पत्नी थी, उनको सब पता था कि चुन्नीलाल के पास इतने पैसे जमा थे कि बेटी की शादी के लिए उनको पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं थी। अगर 2 बार बेटी की शादी करना भी पड़ता, तो भी चुन्नीलाल को किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी चुन्नीलाल की जो पत्नी थी, वो चुन्नीलाल से कुछ नहीं कहती। वो अंदर ही अंदर पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुन्नीलाल के पास पैसे नहीं हैं। अब दोस्तों जितने भी वर्कर थे कबाड़ खाने में काम करने वाले, उनमें से किसी वर्कर ने चुन्नीलाल की पत्नी को ये सारी कहानी, सच्चाई बता दी कि चुन्नीलाल आजकल अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं, अलग ही मौज-मस्ती में रहते हैं। जो कुछ भी सारा 1 साल से चल रहा था, वो चुन्नीलाल की पत्नी को बता देता है। अब चुन्नीलाल की जो पत्नी थी, वो उनको जानने के बाद उनको गुस्सा भी आता है, नाराज़गी भी आती है और वो जाकर के पुलिस स्टेशन में रेशमा और सालू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती हैं। अब जो पुलिस थी, वो रेशमा और सालू के खिलाफ कंप्लेंट पाने के बाद उनको धर दबोचती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब चुन्नीलाल को बुलाया जाता है, चुन्नीलाल को बुलाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात होती है। चुन्नीलाल जो होते हैं, वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है लोगों के ऊपर और जो होना था वो हो गया। अब दोस्तों जब ये सब चीज़ें होती हैं, हालाँकि रेशमा और जो सालू थी, वो चुन्नीलाल के कार्रवाई ना करने की वजह से छूट जाती हैं और वो सब कानपुर छोड़ कर के लखनऊ की रहने वाली थी, ऑर्केस्ट्रा पहले चलाती थी और फिर वापस आकर के वो अपना ऑर्केस्ट्रा चलाने लगती हैं। उन्हीं में से लड़कियों को बहला-फुसला करके और ये सब काम करने के लिए रज़ामंद कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में पर डे का 2 से 3 हज़ार रुपए मिलता था और हर पर डे तो ऑर्केस्ट्रा होता नहीं। अब एक दिन का अगर 8 से 10,000 रुपए, 15,000 रुपए मिल रहा हो, तो उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ तैयार भी हो जाती थी और शीला और जो रेशमा थी, उनके झांसे में बहुत सारी लड़कियाँ आ चुकी थी और ये सब काम करने लगी थी। अब दोस्तों पुलिस के चंगुल से बचने के बाद रेशमा और जो सालू थी, वो वापस लखनऊ आ जाती हैं और अपना ऑर्केस्ट्रा जो था, वो फिर से स्टार्ट कर देती हैं। इधर जो चुन्नीलाल थे, चुन्नीलाल के जो नात रिश्तेदार थे, वो चुन्नीलाल के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की और क्या आपको पछतावा नहीं है? तो चुन्नीलाल कहते हैं नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। हालाँकि 1 साल में मैंने वो ज़िंदगी जी है, जो मैं अपने 7 जन्मों में भी नहीं जी सकता था और नहीं कर सकता था। हालाँकि जितने नात रिश्तेदार थे, जो चुन्नीलाल का जो ये रवैया था, उसके पीछे चुन्नीलाल की जो पत्नी थी, उनको ज़िम्मेदार ठहराया, उनके परिवार वालों को ज़िम्मेदार ठहराया और जहाँ तक
सही अगर माना जाए तो उसके ज़िम्मेदार चुन्नीलाल के परिवार और सबसे ज़्यादा चुन्नीलाल की जो पत्नी थी, वो ज़िम्मेदार थी। शायद अगर चुन्नीलाल को एक कबाड़ी ना समझ कर के उनके पैसों से प्यार ना किया जाता, चुन्नीलाल से भी प्यार किया जाता, तो शायद चुन्नीलाल जो थे इस तरफ कदम ना बढ़ाते, इस दलदल में ना फँसते। तो इसकी जो ज़िम्मेदार थी, वो सबसे ज़्यादा चुन्नीलाल की पत्नी थी। उन्होंने इग्नोर किया एक कबाड़ी समझ कर के, तो चुन्नीलाल ने उस तरफ अपना कदम बढ़ाया, उस दलदल में अपना कदम डाल दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी का भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक करना था कि शायद कभी आप ऐसे दलदल में ना फँसे, आपके नाते रिश्तेदार जो भी हैं, वो कभी ऐसे दलदल में ना फँसे। आप उनको ये कहानी बताएँ, ये वीडियो आप उनको शेयर करें, ताकि अगर एक भी परिवार ऐसे दलदल से बच जाता है, शायद मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, वो कामयाब हो जाएगा। कल मिलते हैं किसी दूसरे रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।